स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खासतौर पर बड़ी बात करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 2 बड़े फैसलों को लेकर जो आज उनकी ओर से लिए गए हैं। साथ ही साथ राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी एक दफा फिर राजभवन पर टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं और यहाँ चेतावनी भी उन्होंने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को दी है। दरअसल किस मामले में, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। अब क्योंकि पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से यह अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो अपनी बिजली सब्सिडी छोड़ रहे हैं, यानी कि सरेंडर कर रहे हैं, राजनीति इस मामले पर खूब गर्मा गई है। लेकिन दूसरी ओर सवाल बड़ा ये है कि इनकम टैक्स दाताओं से अगर बिजली सब्सिडी वापस ले ली जाती है तो फिर कितनी महंगी बिजली होगी, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। विपक्ष का इस पूरे मामले में क्या कहना है, अधिकारियों की ओर से ये प्रक्रिया क्योंकि आज से ही शुरू कर दी गई है बिजली सब्सिडी वापस लेने की, ये भी जानकारी आपको देंगे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से भी बिजली सब्सिडी वापस ले ली गई है। पहले मुख्यमंत्री सुक्खू ने ली, उसके बाद मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने, इसके अलावा कुछ अधिकारी भी हैं जिन्होंने ये फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया है। तो बिजली सब्सिडी पर ही क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा इस दौरान नजर आ रही है, तो इससे जुड़ी जानकारी ही आपके लिए लेकर आए हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि आज से 7 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है कोहरे को लेकर। खासतौर पर निचले जिलों में ये कोहरे को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। ऊंचे क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी हो सकती है, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्की बारिश होने के आसार है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज शाम से ही एक्टिव होने वाली है, लेकिन स्ट्रांगली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगी वो 7 तारीख से बताई जा रही है। हालांकि उससे पहले 4 जनवरी की रात को भी यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रांग रहने वाली है। 4 जनवरी से ही मौसम करवट बदल लेगा, बारिश बर्फबारी का सिलसिला एक दफा फिर शुरू होने वाला है। 5 और 6 के लिए येलो अलर्ट बारिश बर्फबारी का जारी किया गया है और फिर 7 जनवरी से इससे भी ज्यादा हैवी स्नोफॉल हो सकता है, ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रेडिक्शन जारी की गई है। तो अभी अगले कुछ दिन काफी मुश्किल भरे प्रदेशवासियों के लिए रहने वाले हैं। खासतौर पर देखिए उन लोगों के लिए जो कि अपर एरिया से संबंधित है। हल्की बर्फबारी भी होती है तो संपर्क कट जाता है और अभी यहाँ देखिए भारी बर्फबारी को लेकर 7 जनवरी से चेतावनी दे दी गई है। उससे पहले 5 और 6 को लेकर भी बारिश बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। हालांकि सामान्य सी बारिश बर्फबारी होगी और उससे पहले अभी हल्का हिमपात भी ऊंची चोटियों पर हो सकता है, जैसे हम 3 और 4 की बात करें। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर एक दफा फिर विंटर कार्निवल का आगाज हो गया है। कई स्टार नाइट्स पेंडिंग रह गई थी क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह का निधन हो गया था, जिस वजह से राष्ट्रीय शोक डिक्लेयर किया गया था। तो यहां भी राष्ट्रीय ध्वज झुका हुआ था, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहा था। लेकिन आज से फिर स्टार नाइट शुरू हुई है और धमाल मचाने के लिए पंजाबी सिंगर सतिंदर सरताज पहुंचने वाले हैं। ठीक 7:45 पर इनका शो शुरू हो जाएगा और तकरीबन 9 बजे तक चलने वाला है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से इन्हें सुनने के लिए काफी लोग पहुंच गए हैं। इनसे पहले हंसाने के लिए लाफ्टर फेम राजीव मल्होत्रा भी आ रहे हैं। ये पर्यटकों का मनोरंजन करेंगे, ये एक तरह से कॉमेडियन है और इनका भी शो काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। भीड़ दिन में ही रिज मैदान में एकत्रित होना शुरू हो गई थी। इसी बीच कुछ घटनाएं भी सामने आ रही है। देखिए, शिमला में ही एक पर्यटक की मौत हुई है। ये मेरठ से संबंधित परिवार बताया जा रहा है। अपनी बेटी और पत्नी के साथ ये व्यक्ति घूमने के लिए शिमला आया था और ये पेशे से फाइनेंसर बताए जा रहे हैं। 42 वर्षीय इनकी उम्र है, लेकिन हार्ट अटैक आने से इनकी मौत हो गई और ये सोमवार रात को अपने परिवार के साथ शिमला में पहुंचे थे। मंगलवार सुबह इनकी पत्नी की ओर से अन्य परिजनों को ये जानकारी दी गई। लेकिन इस पूरे मामले में मोड़ तब आ गया जब मृत व्यक्ति, जिनका नाम हरदीप है, इनकी बहन गुरविंदर की ओर से यह आरोप लगाया गया कि हरदीप की पत्नी निशा ने ही उनकी मौत को अंजाम दिया है। अब इस पूरे मामले में छानबीन हो रही है। हालांकि मेरठ के पुलिस थाना में गुरविंदर की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन मेरठ की पुलिस इस पूरे मामले में शिमला पुलिस के साथ संपर्क कर रही है। ये शिमला बालूगंज थाना में केस दर्ज हुआ है और बालूगंज थाना पुलिस की ओर से ही व्यक्ति का पोस्टमार्टम भी करवाया जा रहा है। अब मामले की हकीकत क्या है बाद में ही पता चल पाएगा, क्योंकि पत्नी निशा और बेटी की ओर से यही कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से ही व्यक्ति की मौत हुई है। लेकिन गुरविंदर का कुछ और कहना है। गुरविंदर ने कई आरोप भी व्यक्ति की पत्नी पर लगाए हैं। देखिए, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट भ्रमण पर निकल गए हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। अब सुखाश्रय योजना मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से लाई गई है और मुख्यमंत्री का मानना है कि सुखाश्रय योजना
उन्हीं बच्चों के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली है जिनके पास माँ बाप नहीं है, क्योंकि सरकार ही उनकी माँ बाप अब बनेगी और उनका पूरा खर्चा भी सरकार की ओर से किया जाएगा। आज भ्रमण के लिए पहले दल को रवाना किया गया है। राज्य सचिवालय से हरी झंडी दिखाते हुए ये वॉल्वो बस गई है और तकरीबन 4 स्टेशन ये बच्चे घूमकर आएंगे, जिसमें चंडीगढ़ पहला स्टेशन है, फिर दिल्ली, फिर आगरा और इसके अलावा गोवा है। हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाकर भी बच्चों की ओर से ज्ञान हासिल किया जाएगा। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब इन बच्चों का किसी ने इतना ख्याल रखा कि भ्रमण तक के लिए इन्हें भेजा गया हो और अन्य खर्चा भी सरकार की ओर से इनका उठाया जा रहा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने सुनहरा मौका दिया है उन छात्रों को जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी या जो अपना स्कोर बढ़ाना चाह रहे हो, तो दोबारा से ये 2018-19 के छात्र एडमिशन ले सकते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम और शास्त्री में। ये 28/9/2024 को प्रस्ताव रखा गया था, इसे लेकर मंजूरी मिल गई है। 2018-19 के छात्र एक दफा फिर इन कोर्सेज के लिए एडमिशन ले सकते हैं या परीक्षाएं देने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये सुनहरा मौका कहना चाहेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से दिया गया है। हालांकि ये परीक्षाओं को लेकर ही खास मौका है और जो एग्जाम है वो मार्च में कंडक्ट किया जाएगा। बाकी की जानकारी आप एचपीयू की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। वॉलीबॉल विवाद अब जाकर सुलझा है। ये खिलाड़ियों की ओर से कई आरोप लगाए जा रहे थे कि टीम के चयन के लिए धांधलियां की गई हैं, टीम का चयन सही तरीके से नहीं हुआ है और टीम के चयन को लेकर बड़े सवाल इनकी ओर से उठाए गए। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने के लिए भी खिलाड़ी पहुंचे थे, जिसके बाद तय ये किया गया है कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की एडहॉक कमेटी की ओर से अब नए सिरे से हिमाचल प्रदेश की यानी कि राज्य स्तरीय टीम वॉलीबॉल की चयनित की जाएगी। नए सिरे से टीम का चयन होगा। इसमें पहले जानकारी ये आई थी कि जो पूर्व में कैप्टन था उसे भी टीम के बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल कैंप में शामिल रहा है उसे भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो इसमें धांधली हो रही है, अप्रोच सिस्टम चल रहा है, जो क्षमता रखते हैं प्रतियोगी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। यही आरोप इनकी ओर से लगाए गए, जिसके बाद तय ये हुआ है कि अब जो नेशनल फेडरेशन है वॉलीबॉल की वो इस टीम का चयन करने वाली है। जो मापदंड तय किए गए हैं उसी के आधार पर चयन किया जाएगा और चयन कुछ इस तरीके से होगा कि जो काबिलियत छात्र या खिलाड़ी रखता होगा महज उसी को यहां पर चुना जाएगा। अब इस बात से खिलाड़ी भी सहमत है, क्योंकि तय मापदंडों के अनुसार ही यहां टीम का नया गठन होने जा रहा है, नई टीम बनेगी और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जाएगी। तो ये हिमाचल लेवल की टीम तैयार हो रही है ताकि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में वो आगे भाग ले सके। और पिछले कुछ दिनों में ये ट्रायल हुए थे, लेकिन जब ट्रायल होने लगे उसी वक्त गतिरोध बढ़ गया था और कुछ एक सवाल भी टीम के चयन को लेकर इन प्रतिभागियों की ओर से उठाए गए थे। आईजीएमसी कर्मचारियों की ओर से हड़ताल को लेकर अल्टीमेटम दे दिया गया है। ये अगले कल से हड़ताल पर जाने वाले हैं। आउटसोर्स पर इनकी ओर से सेवाएं ली जा रही थी। तकरीबन 132 आउटसोर्स कर्मचारी आईजीएमसी में बताए जा रहे हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। नए साल की शुरुआत में नौकरी से बाहर किया गया है, ये इन्हें मंजूर नहीं है और सुपरवाइजर की ओर से ये सफाई कर्मचारियों को नोटिस जारी हो गया है कि इनका एग्रीमेंट खत्म है। ये कहां जाएंगे? पिछले कई वर्षों से सेवाएं दे रहे थे। तकरीबन 132 के करीब कर्मचारी हैं जिनकी नौकरी समाप्त की गई है। ऐसे मौके पर जब न्यू ईयर शुरू हुआ हो तो नौकरी छोड़ देना या नौकरी से बाहर कर देना उचित नहीं है, इसीलिए अल्टीमेटम इन्होंने दिया है। अगले कल से ये आईजीएमसी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आईजीएमसी प्रशासन के साथ साथ सरकार के खिलाफ भी आज, क्योंकि इनकी ओर से नारे लगाए गए हैं। गेट मीटिंग दरअसल की गई थी और इसमें महज 132 कर्मचारी नहीं बल्कि अन्य जो आउटसोर्स कर्मचारी है आईजीएमसी में वो भी इनका समर्थन कर रहे हैं। 500 के करीब कर्मचारी हैं जो कि अगले कल हड़ताल पर रहने वाले हैं और इनकी नौकरी बहाल की जाए, इस नोटिस को वापस लिया जाए, ये मांग इनकी ओर से उठाई जाएगी। पहले भी कई मर्तबा इस तरह की स्थिति बनी है। अभी देखिए, वैसे ही आधे डॉक्टर्स अवकाश पर चल रहे हैं। अब अगर आउटसोर्स कर्मचारी भी नहीं होंगे तो सेवाएं बहुत बुरी तरह से प्रभावित होंगी। आज भी हालात यही बने रहे। गेट मीटिंग बाहर होती रही और अंदर ओटी की सेवाएं भी प्रभावित हुई। कई ऐसे मरीज आए थे
जिन्हें पूरी सुविधाएं वहां पर नहीं मिल पाई, क्योंकि सफाई कर्मचारियों से लेकर जो अन्य श्रेणियों के कर्मचारी हैं वो भी इनके साथ गेट मीटिंग कर रहे थे। और अगले कल से ये 500 के करीब कर्मचारी हैं जो कि हड़ताल पर जाने वाले हैं। तो बहुत सारी समस्याएं आने वाली है। फिर चाहे टिकट काउंटर की बात करें या अन्य सेवाओं की बात करें तो उसमें काफी परेशानियां आएगी। पर्ची काटना तक यहां पर देखिए बेहद मुश्किल होने वाला है। एनएचएम में आउटसोर्स भर्ती को मंजूरी मिल गई है। विभिन्न श्रेणियों में आउटसोर्स आधार पर पद भरे जा रहे हैं। स्टाफ नर्स के सबसे ज्यादा 622 पद भरे जा रहे हैं, लेकिन प्रशिक्षित नर्सेज की ओर से ये राह देखी जा रही थी कि कब नियमित तौर पर भर्ती होती है। इस बात को लेकर गतिरोध अब खड़ा हो सकता है। ये स्वास्थ्य विभाग में नियमित भर्ती की उम्मीद लगाकर बैठी थी, लेकिन आउटसोर्स आधार पर 622 पद भरे जाएंगे। आउटसोर्स यानी कि वही बात कि देखिए कोई गारंटी नहीं है जॉब की कब तक होगी, कम सैलरी में काम करना पड़ेगा। और आउटसोर्स कर्मचारियों की ओर से एक कॉमन समस्या जो हर बार गिनवाई जाती है कि इनका शोषण होता है, समय कुछ और रहता है और 8 घंटे के बजाय इनसे 10 या 12 या इससे ज्यादा घंटों में भी काम लिया जाता है। सीएचओ के 530 पद आउटसोर्स आधार पर भरे जा रहे हैं। ओटीए के 138 पद भरे जा रहे हैं और 1 साल बाद तकरीबन ये आउटसोर्स भर्तियों को भी मंजूरी मिली है। 2023 के एंड में इन भर्तियों के लिए प्रस्ताव गया था, लेकिन मंजूरी अभी तक नहीं मिल पा रही थी। अब मंजूरी जरूर मिली, स्टाफ की कमी भी पूरी हो पाएगी, लेकिन आउटसोर्स आधार पर जो भर्ती हो रही है, प्रशिक्षित नर्सेज क्या इससे सहमत हो पाएंगी, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। देखिए, मुख्यमंत्री सुक्खू 3 और 4 फरवरी को विधायक प्राथमिकता बैठकों की अध्यक्षता करने वाले हैं। ये वार्षिक बजट 2025-26 के लिए विधायक अपनी प्रायोरिटीज देने वाले हैं। पिछले कौन से काम कर लिए गए हैं जो पिछली प्रायोरिटी में उनकी ओर से दिए गए थे और कितने पेंडिंग रह गए हैं, कितने बजट की आवश्यकता है, अभी मौजूदा समय के लिए वो क्या प्रायोरिटी लेकर चल रहे हैं, इस पर उनकी ओर से जानकारी दी जाती है। तो 3 और 4 फरवरी को ये सचिवालय में ही बैठक होगी। 3 फरवरी 2025 को 10:30 बजे से 1:30 बजे तक कांगड़ा, किन्नौर और कुल्लू के एमएलए पहुंचने वाले हैं इस बैठक के लिए। फिर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक सोलन, चंबा, बिलासपुर, लाहौल स्पीति जिले के विधायकों के साथ ये बैठक आयोजित होगी। 4 फरवरी 2025 को 10:30 बजे से फिर 1:30 बजे तक शिमला और मंडी जिले के विधायक आएंगे। 2 से 5 बजे तक ऊना, हमीरपुर, सिरमौर के विधायकों के साथ ये बैठक आयोजित की जाएगी। देखिए, एक नया मामला सामने आया है और ये जानकारी काफी ज्यादा गंभीर भी है, क्योंकि इसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठ रहे हैं। ये जिला चंबा के डलहौजी के बनीखेत में मामला सामने आया, जहां निजी होटल के मैनेजर की हत्या कर दी गई। नाम मैनेजर का राजेंद्र मल्होत्रा था और हत्या करने वाले युवक कोई और नहीं बल्कि 3 के करीब पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। दरअसल जब 31 दिसंबर की नाइट को 12 बजे ये पुलिसकर्मी उस होटल में पहुंचे तो तीनों पुलिसकर्मियों ने शराब पी हुई थी और होटल में जाते ही ये एक और शराब की बोतल और चिकन की मांग करने लगे। जो फ्रंट ऑफिस में लड़का था उसके साथ बहस हुई और वेटर के साथ भी बहसने लगे। बहुत मुश्किल से इस बहस को सुलझाया मैनेजर राजेंद्र मल्होत्रा ने, लेकिन उसके बाद कार पार्किंग में जाकर भी पुलिस की ओर से बहस बसाई शुरू कर दी गई। तीनों पुलिसकर्मी मैनेजर के साथ फिर बहसने लगे, बात हाथापाई तक पहुंच गई और उसके बाद 10 फुट की ऊंचाई से मैनेजर को नीचे गिरा दिया गया। हालांकि माना जा रहा है कि ये आपस में हाथापाई कर रहे थे, उस बीच धक्का लग गया और मैनेजर नीचे गिर गया। साथ ही साथ जो व्यक्ति था सचिन फ्रंट हाउस में, फिलहाल उसे भी धक्का मुक्की के साथ नीचे गिराया गया। ये काफी ज्यादा घायल हो गया था, उपचार के लिए इसे अस्पताल भेज दिया गया है। लेकिन जो मैनेजर है उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने वहां बवाल खड़ा कर दिया। आज भी इनकी ओर से चक्का जाम कर दिया गया था हाईवे पर। तकरीबन 5 घंटे तक हाईवे पर चक्का जाम रहा और अभी इस पूरे मामले में 2 ही पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा तीसरा पुलिसकर्मी फरार बताया जा रहा है और परिजनों की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि तीसरा अभी तक हिरासत में क्यों नहीं लिया गया, कितना ज्यादा समय उसको हिरासत में लेने के लिए लग जाएगा और कहीं ना कहीं पुलिस उसे छिपाने का भी काम कर रही है।
पुलिस के आला अधिकारी इस तीसरे पुलिसकर्मी को छिपा रहे हैं और उसकी गलती को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पूरे मामले को लेकर यही परिजनों का कहना है कि सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए और उन्हें होटल के कर्मचारियों पर भी शक है कि वो इन आरोपियों के साथ मिले हुए थे। ये षड्यंत्र रचा गया है होटल के मैनेजर को मारने के लिए, उसे जबरदस्ती ऊपर से नीचे फेंका गया है। बात सिर्फ धक्का मुक्की तक की नहीं थी, यानी कि पहले उसे मारा गया है और उसके बाद ऊपर से नीचे फेंक दिया गया और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि धक्का मुक्की के दौरान वो खुद ही नीचे गिर गया था। हालांकि जो शव का पोस्टमार्टम है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट से करवाया गया है, ये भी जानकारी सामने आई है और आरोपियों को पुलिस रिमांड के लिए अदालत में भी पेश किया गया है। लेकिन 2 ही पुलिसकर्मी हिरासत में लिए गए हैं, तीसरा पुलिसकर्मी अभी तक हिरासत में क्यों नहीं लिया गया, उसकी गलती को क्यों छिपाया जा रहा है, पुलिस उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही है, ये आरोप यहां परिजनों की ओर से लगाए गए हैं और ये सवाल भी इन्होंने किए हैं। तो ये देखा जा सकता है बड़ा मामला कहना चाहेंगे सामने आया है। पहले क्योंकि ये चिकन को लेकर डिमांड करते हैं, शराब की बोतल मांगते हैं, फिर फ्रंट ऑफिस में जो युवक था सचिन उसके साथ भी बहस की, वेटर के साथ बहस की, फिर जब बहस एक बार खत्म भी हुई तो पार्किंग में जाकर दोबारा मैनेजर के साथ इन्होंने बहस की, हाथापाई तक नौबत पहुंच गई। हाथापाई करने के बाद उसे 10 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरा दिया गया और अब बात यहां तक पहुंच गई है और जो कि पुलिसकर्मियों की ओर से कहा जा रहा है कि धक्का मुक्की करते वक्त वो ऊपर से नीचे गिर गया था, लेकिन परिजन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और यहां पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि कैसे वो निजी होटल के व्यक्तियों के साथ इस तरह का बिहेव कर सकते हैं, वहां कर्मचारियों के साथ बहस कर सकते हैं। अभी वैसे ही पर्यटकों की ओर से कई जगहों पर माहौल काफी ज्यादा अशांतिपूर्ण हुआ है, यानी कि अशांति एक तरह से फैली हुई है और वहां भी पर्यटकों की ओर से ऐसी ही गतिविधियों का अंजाम दिया जा रहा है। अभी कुफरी में चाकू से हमला कर दिया गया था, फिर कुछ पर्यटकों की गाड़ियों में हॉकी स्टिक्स पाई जाती हैं और जिस पुलिस पर निर्भर रहते हैं स्थानीय लोग कि पुलिस उन्हें प्रोटेक्ट करेगी, तो पुलिस खुद भी हाथापाई करके एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक फेंकने का काम कर रही है, लोगों को मार गिराने का काम कर रही है। तो ये पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। एक दफा फिर पुलिस कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। देखिए, बिजली सब्सिडी की लड़ाई बढ़ गई है, ये कहना गलत नहीं होगा। एक और राजनीतिक माहौल हमें इस पर देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऐलान के बाद आज बिजली बोर्ड के अधिकारी सचिवालय पहुंच गए थे, जहां ये बिजली सब्सिडी फॉर्म्स उनसे भरवाए गए हैं, यानी कि सब्सिडी सरेंडर करने के फॉर्म भरवाए गए हैं मंत्रियों से और मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने 5 मीटर्स की सब्सिडी वापस देने का ऐलान किया है और दूसरी ओर मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से भी ये सब्सिडी छोड़ी जा रही है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि अभी तक कितना खर्चा इसका बिजली बोर्ड पर पड़ रहा था और बिजली इसके बाद उन लोगों के लिए कितनी महंगी हो जाएगी जिनसे सब्सिडी ली जाएगी। अभी 1200 करोड़ हर साल सरकार सब्सिडी पर खर्च कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा सब्सिडी का खर्चा 125 यूनिट बिजली निःशुल्क देने पर आ रहा था, 800 करोड़। तो देखिए, बिजली सब्सिडी सरेंडर होने के बाद प्रति यूनिट लागत अब 5 रुपए 60 पैसे के बजाय 6 रुपए 25 पैसे पड़ेगी। ये अंतर हो जाएगा। जहां 5 रुपए 60 पैसे सब्सिडी के साथ प्रति यूनिट बिजली पड़ रही थी, तो अब ये 6 रुपए 25 पैसे पड़ने वाली है और 800 करोड़ का खर्चा 125 यूनिट निःशुल्क बिजली का ही इसमें बताया जा रहा है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कांग्रेस सरकार ने गारंटी दी थी सत्ता में काबिज होने से पहले कि 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली दी जाएगी, लेकिन यहां तो मुख्यमंत्री खुद ही बिजली सब्सिडी छोड़ने पर अब आ गए हैं। 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देना दूर की बात है, जो 125 यूनिट निःशुल्क बिजली दी भी जा रही थी भाजपा के समय पर, उसे वापस लिया जा रहा है और शुरुआत भी खुद से ही कर रहे हैं ताकि बाद में सभी लोग अपने आप ही इस सब्सिडी को छोड़ दे। ये उचित नहीं है। जो गारंटी दी गई थी उसे पूरा करना चाहिए और जब ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो इस्तीफे की मांग नैतिकता के आधार पर नेता प्रतिपक्ष ने की है। मुख्यमंत्री सुक्खू से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, क्योंकि कोई भी वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं। और इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल कुछ और नहीं हो सकता है, जहां खुद से ही मुख्यमंत्री ने सब्सिडी छोड़ने की शुरुआत की है। वादा जो किया था वो 300 यूनिट निःशुल्क बिजली का था, लेकिन 125 यूनिट भी ये नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये भी कही कि ये फैसला तो पहले ही सरकार ने ले लिया था कि 125 यूनिट निःशुल्क बिजली उन लोगों को नहीं दी जाएगी जो कि इनकम टैक्स दाता हैं। तो ऐसे में उन इनकम टैक्स पेयर से
ये काटने के बजाय या इस प्रक्रिया को पूरा करने के बजाय खुद से ही मुख्यमंत्री ने शुरुआत की, क्योंकि इस प्रक्रिया को भी ये पूरा नहीं कर पाए हैं। यानी कि ये प्रोसीजर ही पूरा नहीं कर पाए कि कितने लोगों को इस श्रेणी में रखना है और कितने लोगों को नहीं रखना है। ये मेहनत का काम था। सरकार को लगा कोई आसानी भरा रास्ता निकाला जाए, इसलिए खुद से ही सब्सिडी छोड़ने का प्रयास उन्होंने किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने 5 बिजली मीटर्स की सब्सिडी छोड़ दी है। दूसरी ओर मंत्री विक्रमादित्य सिंह के 15 मीटर्स हैं, इन्होंने भी सब्सिडी छोड़ दी है। विधायक हरीश चनार्था और डेप्यूटी कमिश्नर अनुपम कश्यप की ओर से भी फॉर्म भर लिया गया है, यानी कि ये सब्सिडी फॉर्म भरा गया है। सब्सिडी पर सरेंडर करने वाला फॉर्म इनकी ओर से भरा गया है। अब देखिए, उन लोगों की काफी मौज है जिनका रिटायरमेंट पीरियड शुरू होने वाला था और ये सर्विस टाइम खत्म हुआ था। 31 दिसंबर को कई ऐसे अधिकारी थे जिनका रिटायरमेंट पीरियड शुरू होने जा रहा था, लेकिन सरकार की ओर से एक्सटेंशन दे दी गई है। एक मामला पशुपालन विभाग में सामने आया है। हालांकि देखिए, युवाओं की ओर से रीएम्प्लॉयमेंट को लेकर कई विरोधी स्वर उठाए गए हैं, कई मर्तबा इन्होंने बड़े प्रदर्शन किए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ है। अभी भी एक्सटेंशन दी जा रही है। पशुपालन विभाग में डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा को 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई है उनकी पोस्ट पर। ऐसा ही मामला सचिवालय में भी देखने में आया है। 2 अधिकारी रिटायर हुए थे 31 दिसंबर को, लेकिन इन्हें भी 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई है। सुपरवाइजर की डेजिग्नेशन इन्हें फिलहाल अभी सरकार की ओर से दी गई है। गुरुवार को राज्य सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों का भी तबादला किया है। सोलन में एडीसी के पद पर तैनात अजय कुमार यादव को अब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सोलन का एमडी नियुक्त किया है, जबकि एडीसी काजा राहुल जैन को सोलन ट्रांसफर किया गया है। ये भी एक बड़ी अपडेट कहना चाहेंगे। और देखिए, यहां राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बड़ा बयान दिया है राजभवन पर, या सीधे तौर पर यूं कह लीजिए कि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल पर ही इन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। इनका कहना है कि नौतोड़ आवंटन को लेकर कोई भी फैसला राजभवन से जल्दी नहीं किया जा रहा है। मजबूरन किन्नौर के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र में 20,000 के करीब अभी आवेदन पेंडिंग है जिन पर फैसला नहीं हो पा रहा है। और फैसला इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि राजभवन इसमें काफी ज्यादा देरी कर रहा है। ये मांग उठाई गई थी कि जो राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं वो अनुच्छेद 5 के तहत फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को सस्पेंड करें और उससे फिर नौतोड़ आवंटन की मंजूरी किन्नौर क्षेत्र के लोगों के लिए मिल पाएगी। लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही है और अब विवश होकर किन्नौर के लोग सड़कों पर भी उतर सकते हैं। ये अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया है। लेकिन दूसरी ओर राजभवन की ओर से तर्क सामने ये आया है कि इस फाइल में 3 आपत्तियां लगाई गई हैं और उनका जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है। पहले इन 3 ऑब्जेक्शंस का जवाब सरकार दे, उसके बाद ही मामला आगे बढ़ सकता है। दरअसल ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। ये अनुच्छेद 5 के तहत प्रावधान किया गया है, लेकिन नौतोड़ आवंटन तब तक नहीं किया जा सकता है। ट्राइबल क्षेत्र के लोगों को ये लाभ तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक यहां राजभवन से इस पर फैसला नहीं ले लिया जाता है। तो ये देरी हो रही है, ये मंत्री का मानना है। प्रॉपर्टी के झगड़े में भी देखिए एक मर्डर होने का मामला सामने आया है। ये दरअसल सोलन जिला के उचघाट में एक प्राइवेट स्कूल के मालिक को मौत के घाट उतार दिया गया है और उसी के भांजे ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। 5 घंटे के अंदर इस मर्डर गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है और पंजाब से इस दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 2 बड़े फैसले रहे हैं। एक बड़ा फैसला रेवेन्यू में लिया गया है। दरअसल ऑनलाइन कॉपिंग एजेंसी रूल्स 2024 को नोटिफाई कर दिया गया है। अब ऑनलाइन मोड पर ही आवेदन किए जा सकते हैं, ऑनलाइन कॉपी ही होगी और कोर्ट की ओर से वो स्वीकार भी किया जाएगा। यानी कि ऑनलाइन कॉपी भी अब लीगल अस्तित्व रखेगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पहले रिकॉर्ड के तौर पर कॉपी ली जाती थी और इसमें काफी वक्त भी लग जाया करता था, लेकिन अब ऑनलाइन मोड पर ही आवेदन भी किए जा सकते हैं और ऑनलाइन कॉपी ही तैयार की जाएगी और यही एक लीगल अस्तित्व भी रखने वाली है। तो ये एजेंसी रूल्स, ऑनलाइन कॉपिंग एजेंसी रूल्स 2024 को नोटिफाई कर दिया गया है। और दूसरा फैसला, जैसा कि हमने कहा, उन बच्चों से जुड़ा है जिन्होंने अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया था और ये सुखाश्रय योजना के तहत उनके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। आज भ्रमण के लिए 22 बच्चों का दल भेज दिया गया है हरी झंडी रवाना करते हुए। ये 4 स्टेशंस में जाएंगे और गोवा के लिए बाय एयर ये बच्चे जाने वाले हैं। उससे पहले दिल्ली, आगरा और चंडीगढ़ भी घूमेंगे। हिस्टोरिकल प्लेसेस पर इन्हें ले जाया जा रहा है। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।